क्या आज अभी से अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो क्या 7-8 महीनों में अभी जो बच गए हैं उसमें मैं नीट फोड़ सकता हूं। 2 सालों का सिलेबस इतने कम टाइम में कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, टेस्ट भी देने हैं, तो ऑब्वियसली एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉली पुरोहित। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीडी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल इन योर नीट 2025 प्रिपरेशन। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आज अभी से अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो क्या 7-8 महीनों में अभी जो बच गए हैं उसमें मैं नीट फोड़ सकता हूं। तो बिल्कुल देखो, एग्जाम निकाला जा सकता है, लेकिन 2 सालों का सिलेबस इतने कम टाइम में कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, टेस्ट भी देने हैं, तो ऑब्वियसली एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे को थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि अब तुम्हारे को आगे कैसे क्या करना है, जैसे तुम्हारा नीट का जो सिलेक्शन है वो तुम्हारे हाथों में हो। देखो, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती, हर चीज पॉसिबल है, बस मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता दूं, अगर तुम अपने अंदर 3 चीजें ला सकते हो, फर्स्ट इज डेडिकेशन, सेकंड इज कंसिस्टेंसी और तीसरी चीज डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर ला सकते हो और तुम्हारे अंदर जुनून जज्बा है कि मुझे नीट एग्जाम जो अभी आएगा 2025 वाला, उसमें मेरे को किसी भी हालत में सिलेक्शन चाहिए, मुझे मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए, तो बस इस वीडियो के साथ बने रहो। तुम्हारे को अपने सारे जो डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो के एंडिंग तक क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को स्टार्ट प्रॉपरली एकदम स्टार्ट करने से पहले ना मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूंगी। फर्स्ट वाली 3 चीजें अलग थी, वो आपको करनी है, और ये 3 चीजें जो मैं अभी बता रही हूँ वो आपको नहीं करनी है। फर्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे देखो अकाउंट है, डिलीट कर दो। मैंने तो खुद पर्टिकुलरली इस फर्स्ट ईयर में यहाँ आके ही सारे अकाउंट्स वगैरह बनाए थे, सब कुछ यहीं आके, मतलब इंस्टा भी मैंने यहीं आके बनाया था। तुम्हारा अगर है कोई बात नहीं, लेकिन उसे बिल्कुल कसम खा लो कि अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और अगर तुम उन्हें यूज़ करोगे ना तो सच है, पर यूज़ करते ही रह जाओगे, सिलेक्शन कोई और नहीं जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़, शो ऑफ स्टडी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मम्मी आई है तो पढ़ रही हूँ, पापा आ गए तो अरे यार किताब खुल गई तो पढ़ना पड़ेगा। शो ऑफ स्टडी नहीं करनी, अपने आप से ऑनेस्ट रह के ही स्टडी करनी है। तीसरी चीज़, जो ऐसे दोस्त होंगे ना तुम्हारे, कुछ बोलते हैं ना आजकल रेड फ्लैग वाले लोग, रेड फ्लैग जो दोस्त होते हैं, टॉक्सिक जो लोग होते हैं, उनसे दूर रहना है। मतलब ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको बोले कि नहीं कल पढ़ लेना, आज अभी अपन चलते हैं बाहर घूम के आते हैं, मार्केट में जाके गोलगप्पे खा के आते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। अगर है तो उन्हें बोलो भाई नहीं, मेरा सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों से दूर रहो। कोई रिलेटिव्स भी है जो जिनको आप अपना बताते हो कि नहीं मैं नीट में ड्रॉप ले रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, बोले कि नहीं बहुत सिलेक्शन रेशो कम है, कुछ भी बोले साइड में हटाओ, उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। टॉक्सिक लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अपने सिलेक्शन के पास जाओगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है जो मैंने अभी बताई। तो अब हम स्टेप वाइज बात करेंगे कि आपको 6-7 जो स्टेप मैं बताऊंगी, पर्टिकुलरली 6 स्टेप बताऊंगी, जिसमें आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन अब यहाँ से कैसे करनी है आगे, वो आपको इन 6 स्टेप में कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला स्टेप जो हम देखेंगे वो है, जो आपको करना है उसमें आपको है सिलेबस का एनालाइज करना है। सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है कि कौन सा जो चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए फर्स्ट में क्या करना है, 3 पेपर लेने, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। तो सबसे पहले आपको इसमें 2023 और 24 का जो नीट का तुम्हारा पेपर हुआ है वो पेपर उठाना है। उसमें से तुम्हारे को क्वेश्चन देखते जाने कि कौन सा जो पर्टिकुलर चैप्टर है, उस चैप्टर का भी कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो वो जो टॉपिक और वो जो चैप्टर है उसको अलग से हाईलाइट करके वहाँ पे आपका जो पेपर है वहाँ पे आपने लिख लिया है। और इन तीनों पेपरों को अपने जो आपकी स्टडी टेबल है उसके आगे, दीवार के आगे चिपका दो, स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दो, जहाँ सोते हो वहाँ चिपका दो। तीनों में से कोई सी भी जगह जहाँ पे तुम्हारे को सही लगे, जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा फोकस्ड रह पाओ कि हाँ इतना सारा सिलेबस बाकी है, नहीं मुझे पढ़ना है, मोटिवेटेड रह पाओ, वहाँ पे इसको चिपका दो। ठीक है। और ये जो तुम सिलेबस एनालाइज करोगे ना, उससे तुम्हारे को खुद पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। तुम्हारे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि नहीं एनसीईआरटी के बाहर से आ गया था पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा पेपर एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। तुम्हारे को खुद पता चल जाएगा जिस पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उसको अलग से हाईलाइट करना है। उसमें से भी अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो उसको अलग से लिख लेना है। जैसे मान लो रोटेशन का कोई टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी वाला, उससे अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उससे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके ऊपर स्टार मार्क लगा के उसको वहीं लिख लेना है। ठीक है, इतना आप करना है। देन स्टेप 2 जो आपका आता है, स्टेप 2 में है आपको प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है। देखो, टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल चीज़ें होनी चाहिए कि 6 बजे उठना है,
6:15 तक मेरे को ब्रश कर लेना है, 6:30 तक मेरे को नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना है। देखो ऐसा कभी नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है, गेस्ट आ गए या फिर कभी मम्मी ने कोई काम के लिए बोल दिया, कुछ भी हो जाता है, मान लो लाइट नहीं आई, फ़ोन चार्ज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। इस वजह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है। प्रैक्टिकल टाइम टेबल कैसे बनाना है, देखो मैंने मेरा जो एक वीडियो था 12 आवर कैसे पढ़ा जाता है, उसमें एक स्लॉट सिस्टम बताया था। तुम चाहो तो पूरा एकदम अच्छे से जानने के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी ब्रीफली मैं यही बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए 3-3 घंटे आपको देने हैं और आपका 3 घंटे बैठने की आपकी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे ही मिलेंगे और उसमें आपको बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पूरे दिन को, अगर आप 12 आवर की आपका जो स्टडी सेशन लगाना चाहते हो, उसका आपको गोल है कि मेरे को 12 घंटे तक पढ़ना है, तो 3 घंटे के आपके 4 स्लॉट बनेंगे। उसमें फर्स्ट वाला जो स्लॉट है उसमें आप अपनी मर्जी से भी, मेरे को फिजिक्स पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी, बायोलॉजी, और इसका जो पूरा जो अच्छे से एकदम सही तरीके से मैंने बताया है मेरे वो वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। और इसमें आपको देखो 3 सब्जेक्ट है, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट पूरे हो जाएंगे। लास्ट का जो 4th वाला जो तुम्हारा स्लॉट होगा, मोस्टली वो आपका रात का ही स्लॉट होगा, जिसमें रात में आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आपका रिवीजन कर सकते हो, बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, या फिर आप ट्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेप 3 हमारा आता है सिलेबस कंप्लीशन। अब देखो तुम्हारा अभी लगभग ये वीडियो बन रहा है और इसको जब तक चैनल पे जाएगा सितंबर आ चुका होगा, तो सितंबर से लेकर तुम्हारे को दिसंबर और तुम्हारा जनवरी का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, तब तक तुम्हारे को तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। कि हाँ, मैंने एक बार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा बीच बीच में कभी रिवीजन भी किया था और उनके अच्छे से नोट्स भी बना लिए। ये सारा कुछ मिला के होगा कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। देखो इसमें फ्रेशर्स जो बच्चे हैं ना, जो 12th के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या सारी चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेन फोकस होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसा है। मतलब फिजिक्स का ये जो है, ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूले रट लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम बाद में अगर फॉर्मूले याद करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान होगा। और ऐसा नहीं होता है कि बायोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, बायोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बिल्ड करने की कोशिश करो। और ड्रॉपर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि तुम्हारा देखो पिछला वाला जो तुम्हारा ड्रॉप था, जिसमें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेहनत करी थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन तो उसमें कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होंगे, तो उन रीज़न को फाइंड आउट करो और उनके ऊपर काम करो। और तुम्हारे को जो तुम्हारा पिछला वाला ड्रॉप था, उसमें तुम्हारे कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे, तो उनके लिए लेक्चर्स अभी मत देखो, उनके लिए लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके लिए सिर्फ NCERT पढ़ लो या तुम्हारे पुराने जो नोट्स हैं उनका रिविजन कर लो, वो काफ़ी है। तुम्हारे जो डिफिकल्ट चैप्टर जो तुम्हें लगते थे, जो तुम्हारे वीक चैप्टर हैं, उनके जरूर लेक्चर देखना, उनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो कि हाँ, इस चैप्टर के मेरे से क्वेश्चन पिछली बार नहीं बने थे, क्यों नहीं बने थे, उनको एनालाइज करो। और इसी तरह तुम्हारे को अपना जो पूरा सिलेबस है दिसंबर तक देखो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर तुमसे नहीं हो पाए, बैकलॉग आ जाए, बीमार वगैरह हो जाओ, कुछ हो जाए, तो जनवरी के जो 2 वीक है ना, फर्स्ट के 2 वीक, तब तक तुम अपने सिलेबस को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, बीमार मत हो इस टाइम पे, और दिसंबर तक अपना सिलेबस बिल्कुल कवर कर लो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4, इसके ऊपर हम आते हैं। और इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, हमारे देखो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है अच्छे से और हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम हुई है। वैसे तो देखो जो तुम्हारा जो मैंने अभी स्लॉट सिस्टम बताया था, उसमें लास्ट का जो 3 घंटे का स्लॉट है, उसमें तुम्हारे को क्वेश्चन अच्छे से करना है और रिवीजन भी करना है। बैकलॉग तो देखो फर्स्ट शुरुआत से ही अच्छे से रहना, बैकलॉग आने ही मत देना। लेकिन अगर फिर भी आ जाता है तो तुम लास्ट का जो 3 घंटे वाला जो था, उसमें तुम बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। अब हम वापस आते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 पे। इसमें हम कर रहे हैं कि जनवरी के सेकंड वीक तक तुम्हारा सिलेबस अगर कवर हो चुका है, उसके बाद भी तुम्हारे को क्या करना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एज मैक्सिमम एज यू कैन। तुम्हारे को बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कहाँ से कर सकते हो, देखो अगर तुमने कोई पर्टिकुलर बैच ले रखा है तो उसके DPPs मिलते होंगे रोज। अगर कोई पर्टिकुलर बैच नहीं भी ले रखा है तो तुम सबसे अच्छा जो है ना, जिन्होंने बैच ले भी रखा है, नहीं भी ले रखा है, तुम्हारे को PYQ की बुक ज़रूर खरीदनी है, उसमें से PYQ तुम्हारे को ज़रूर करने हैं। देखो बुक नहीं खरीद सकते हो तो बहुत से PYQ जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मिल जाते हैं, तो तुम वहाँ से PYQ ज़रूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर तुमने PYQ नहीं किए ना, तो मतलब कुछ नहीं किया, तुम्हारे को पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में तुम्हारे को, जैसे तुमने अगर पर्टिकुलर कोई बैच ले रखा है और अगर नहीं भी ले रखा है, तो तुम्हारे को टेस्ट सीरीज ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। उसमें क्या होगा, तुम्हारे को हर संडे अगर टेस्ट हो रहा है तो उसके हिसाब से तुम्हारे को सिलेबस को कवर करने की तुम्हारे को एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ, इस संडे को मेरा ये टेस्ट है, इसमें ये सिलेबस आ रहा है, तो मेरे को ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वो ये जो सारी चीज़ें ना, मतलब तुम हफ्ते में 3 घंटे तो निकाल ही सकते हो।
टेस्ट के लिए। वो हर संडे को तुम टेस्ट रखोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस सिलेबस कंप्लीशन के साथ ही होती रहेगी और फिर बाद में एकदम से जोर नहीं पड़ेगा कि हाँ इतना सारा सिलेबस, इसके सारे क्वेश्चन हम मेरे से बन नहीं रहे, मैं भूल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे को क्या करना है, जो तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो महीना है ना, इसमें तुम्हारे को पूरा का पूरा रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे पहले तो मैंने बताया PYQ और DPP तुम कर सकते हो, कर सकते नहीं हो, करना ही है। PYQ तो करनी ही है। उसके बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, तुम्हारे को कोई भी, अगर तुम्हारे पास किसी भी कोचिंग का अगर मॉड्यूल है तो तुम वहाँ से कर सकते हो। अगर मॉड्यूल नहीं लेना चाहते हो तो पर्टिकुलर मैं कोई बुक सजेस्ट करूँ तो MTG एट योर फिंगर टिप्स, वो मैंने खुद ने लगाई थी, बायोलॉजी वाली बुक, मतलब बहुत अच्छी है। देखो उसका थ्योरी पार्ट तुम्हारे को नहीं पढ़ना है, थ्योरी के लिए सिर्फ NCERT के ऊपर फोकस करना है। और ये जो मेरा नेक्स्ट वाला जो स्टेप जो है 5, उसमें मैं बताऊंगी भी सही कि NCERT किसकी पढ़नी किसकी नहीं पढ़नी, लेकिन थ्योरी पार्ट के लिए NCERT के अलावा किसी बुक को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। अपने NCERT पढ़ो, जो आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ जो नोट्स बन रहे हैं उसी के ऊपर, थ्योरी के लिए बस इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड रहना है, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या तो मॉड्यूल ले सकते हो, मॉड्यूल नहीं है तो टॉपिक वाइज जहाँ क्वेश्चन दिए हो ऐसी बुक हो तुम्हारे कोई, तुम्हारे भैया दीदी की किसी की बुक है तो वो भी ले सकते हो। अगर तुम्हारे को कोई समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कौन सी बुक लेनी है, तो NCERT का वो जो NCERT नहीं, MTG एट योर फिंगर टिप्स वाली जो बुक आती है वो तुम ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। देन आप इसके बाद में NCERT की रीडिंग के बारे में भी आते हैं ना कि बच्चे बोलते हैं कि रीडिंग किसकी करनी किसकी नहीं करनी। बायोलॉजी की NCERT घोल के पी जाओ, मतलब इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो कि बस याद ही हो जाए। अगर तुम्हारे को ऐसा है कि पर्टिकुलर बुक कॉपी में नोट्स बनाना पसंद नहीं है तो NCERT की जो बुक है ना उसी को भरो, उसी में तुम्हारे को छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं, वो कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है तो वहाँ लिख लो। बिल्कुल बायोलॉजी में तो ऐसा ही कर सकते हो, मतलब बहुत फायदा रह जाएगा तुम्हारे को अगर तुमने NCERT के अंदर ही अपने नोट्स बना लिए। अगर तुम्हारे को ऐसा नहीं कि किताब गंदी करना पसंद नहीं है, मुझे खुद भी पसंद नहीं है, तो तुम अपनी कॉपी जो है उसमें नोट्स बना सकते हो। देन उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री देखो एक बार तो पढ़ लेना, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हाँ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक बार NCERT की रीडिंग होना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम्हारे को ऐसे करना है कि बुक पढ़ते जाना है, उसके अंदर जो बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी सॉल्व करना है, और जो सारी रिएक्शंस हैं, जो सारे तुम्हारे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, ये सबस्ट्रेट मिले, इससे ये रिएक्शन, कोई नेम रिएक्शन है, तो उनको सबको एक पेपर पे, एक पेज पे जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब लिख लेना है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक को एज बायो उसको वैसे ही लाइन टू लाइन करना है। फिजिक्स के लिए मैं नहीं बोलूँगी, फिजिक्स के लिए तुम्हारे को NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स के लिए इतना बोलूँगी कि फिजिक्स के तुम्हारे जो नोट्स बनेंगे ना, तुम नोट्स बनाओगे तो NCERT में एक हर चैप्टर के एंडिंग में पॉइंट्स टू पॉन्डर करके एक चीज़ होती है, समरी पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उनको क्या करना, जैसे फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा, जैसे मान लो तुम काइनामेटिक्स जो तुम पढ़ रहे हो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो वो फॉर्मूला तुम्हारे को नोट्स में जहाँ पढ़ाया है उसको वहाँ लिख लेना, ताकि तुम्हारे पॉइंट्स टू पॉन्डर तब रिवाइज हो जाएंगे जब तुम उन लेक्चर्स के जो तुम्हारे नोट्स हैं उनको रिवाइज करोगे। तो तुम्हारे को पर्टिकुलर अलग से NCERT को लेके नहीं बैठना पड़ेगा, उन पॉइंट्स टू पॉन्डर को वहीं लिख लो और वहाँ पे लिख दो कि पॉइंट्स टू पॉन्डर में था, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज लिख लो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो गई कि NCERT रीडिंग रिविजन हो गया, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। एनालाइज करो अपने मॉक टेस्ट पे, अपनी क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ टाइमर लगा के मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उनको एनालाइज करो। जब तक एनालाइज नहीं करोगे अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाओगे। अगर वो गलतियाँ दोबारा होती रही तो उस गलती का पहले जो रिजल्ट था सेम वही रिजल्ट अभी भी होगा, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैंने ये चीज़ करी थी, मुझे ये रिजल्ट मिला, अब मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ तो रिजल्ट दूसरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गलतियों को दोहराना नहीं है, इसीलिए आपका जो मॉक टेस्ट आप हर संडे को दे रहे हो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और देन जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद में अप्रैल जो आपका पूरा महीना रहेगा, आपका जस्ट मीट से पहले वाला महीना, उसमें आपको खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस भी देने, हाफ सिलेबस भी देने, 11th का अलग से, 12th वाला अलग से, ऐसे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज होती है। वो देखो जब हमारा वो दौर आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो रहा है दिसंबर, आपको आप जो हर संडे को मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एनालाइज आपको जरूर करना है। आपको गलतियाँ जब तक नहीं पता चलेगी, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि आपको आगे क्या करना है। इसलिए बस मेरा यही सजेशन है, अपनी गलतियों को सुधारने से पहले उनका पता होना ज़रूरी है कि मैंने गलतियाँ करी कौन सी थी, ठीक है। देन हमारा स्टेप नंबर 6 जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंदर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। देखो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा कि मेरे को करना है मतलब करना है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर वो लाना पड़ेगा, पेन घिसना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, कॉपी के ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सिर दुखेगा, पढ़ोगे, जुकाम हो रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी।
कभी अगर मान लो ऐसा हो गया कि बैकलॉग है तो नींद को कम करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, मैं जो बोलना चाह रही हूँ आई थिंक आप समझ रहे होगे मेरी भावनाओं को। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ मत करो। बस ये मेरे कुछ एडवाइस थे आपको, और इस वीडियो में मैंने पूरा सारा कुछ ये बताया कि आपको जीरो से स्टार्ट करके आप नीट का जो है सिलेक्शन उस तक कैसे पहुँच सकते हो। तो हम अपनी वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।